फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के जो अर्थशास्त्र है इसका चैप्टर 3 हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है ये निर्धनता एक चुनौती है। क्या है? निर्धनता एक चुनौती है। तो ये पहली पार्ट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसी पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय क्या है। परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। हाँ, हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग का बहुत सारा ऐसे लोगों से मुलाकात होते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, और जो निर्धन होते हैं वे गांव के भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं होता है उसे ही हम लोग भूमिहीन कहते हैं। तो यह हो सकते हैं। और शहरों भी भीड़ भरी झुंगड़ियों में रहने वाली भी हो सकती है। अथवा शहर में देखिए, शहर में जो बस्ती हम लोग को देखने को मिलता है उसमें बहुत सारा झुंगियों जिसे हम लोग कहेंगे, छोटा छोटा तंबू टंगाकर वो लोग रहते हैं, छोटा छोटा घर बनाकर रहते हैं। तो ये लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थल के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। और कुछ निर्माण स्थल जहाँ कुछ चीज़ बनाया जाता होगा तो उस जगह में भी उस जगह के लोग भी हो सकते हैं जो हर दिन उसको वेतन मिलता है और वो काम करता है। और ढाबों में काम करने वाले भी हो सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे लोग क्या है? गरीब या निर्धन हो सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। और वे लोग क्या हो सकते हैं? बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चित्तौड़ में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं और वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन होता है। हर चौथा व्यक्ति निर्धन होता है हमारे देश के अंदर। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धन से जी रहे हैं। कितने? 270 मिलियन अथवा 27 करोड़ लोग इससे जी रहे हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धन का 100 केंद्र है। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत जो है विश्व का सबसे निर्धन संकेंद्रण वाला देश हम लोग यहाँ देख पाते हैं। और इस चुनौती की गंभीरता को भी दर्शाता है। मतलब इसमें जो एक गंभीर समस्या है, इस समस्या को भी दर्शाता है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दे पर हो सकते हैं। किस किस मुद्दे पर? देखिए, पहला आ गया भूमिहीनता, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं होता है वो भूमिहीनता होती है। बेरोजगारी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं होता है वो बेरोजगारी, चाहे खेतीबाड़ी से हो चाहे दूसरे कार्य से हो, मतलब किसी भी जगह से उसको रोजगार नहीं प्राप्त होता है। परिवार का आकार, अगर बहुत बड़ा परिवार का आकार हो जाता है तो उसमें भी निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, निरक्षरता, यानी कि जो साक्षर नहीं है वो लोग भी गरीब हो सकते हैं, उसका समस्या हो सकते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। अगर स्वास्थ्य खराब होगा या कुपोषण होगा तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। बाल श्रम होगा तो इसमें भी हम लोग को बाल श्रम, मतलब बच्चे जब काम में लगे होते हैं या काम करते हैं तो इस तरह का समस्या हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब देखिए, असहायता, यानी कि जिसके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है तो ये लोग भी निर्धनता का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इससे चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण हम लोग उधर देखें और इसके अनेक आयामों को दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। भूखमरी और आश्रय यानी कि जिसके पास घर वगैरह चीज़ नहीं रहता है रहने के लिए, वही होता है आश्रय। तो ये नहीं होगा तो फिर ये निर्धनता का शिकार हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जो माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, कोई बीमारी आदमी इलाज नहीं कर पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और साफ सफाई सुविधाओं के अभाव भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग निर्धनता का रूप देखने को इस पर हम लोग को मिलेगा। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा क्या है, न्यूनतम शीतलता स्तर का अभाव भी हम लोग को मिलता है देखने को। अतः इसका अर्थ असहायता भी की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उसके स्वास्थ्य खराब होते हैं, उसका बहुत सारा कुछ ऐसे चीज़ आता है समस्या जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पाता है। खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवस्था होता है और स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। और ये सभी के मन में रहता है कि हम लोग इस तरह से जो हमारा निर्धनता है इस तरह से हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, हम लोग भी बड़े अमीर बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से सभी को ये चीज़ अपने मन में रहता है। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकाला स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी चुनौती में भी एक रही है और महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ एक सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। मतलब एक जो निर्धन व्यक्ति है ये किस तरह से एक धनवान होगा तभी ये निर्धन व्यक्ति से छुटकारा पाएगा स्वतंत्र रूप से। अब देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता किस तरीके से, देखिए चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं और सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं और सामान्य प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। आय और उपभोग, आय का मतलब रोजगार, उपभोग का मतलब व्यवहार करना। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वही होती है प्रतिरोध क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं अस्वच्छता तभी पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचनाओं के माध्यम से भी हम लोग इसे देख सकते हैं। मतलब इस चीज़ की कमी अगर हम लोग को रहेगा तो हम लोग कहीं भी पहुंच से दूर रहेंगे। इस चीज़ की हम लोग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए व्यक्ति को निर्धन माना जाता है तभी हम लोग उस व्यक्ति को निर्धन मानेंगे। मतलब इस चीज़ की कमी उसके अंदर हम लोग देखने को मिलेगा तभी। ठीक है, यदि उसकी आय या उपभोग हम लोग देखते हैं उसकी तो स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए गए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हम लोग का जो आवश्यकता है उसको देने के लिए न्यूनतम स्तर से हम लोग को ये चीज़ नीचे गिराई जाए तो उसे आवश्यकताओं की दिए गए समूह के पूर्ण रूप से देने की आवश्यकता होती है और मूल अवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में विभिन्न है। मतलब हर एक जगह में एक जैसा, हर समय में एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ को हम लोग देखते हैं। अतः
एवं स्थान के अनुसार निर्धनता देखा और भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। काल्पनिक का मतलब जैसे हम लोग अपने मन से कोई चीज़ को देखते हैं वही होता है काल्पनिक। विकास उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर अनुरूप माना जाता है। उसी के अनुसार, उसी के आधार ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। मतलब जिसके पास कार नहीं है वही लोग, वही परिवार निर्धन होगा। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। और हमारे भारत में अगर कोई कार रखेगा तो हम लोग उसे बहुत बड़ा, बहुत अमीर आदमी उसे हम लोग समझते हैं कि अरे देखिए उसके पास एक कार है ना। तो बहुत बहुत ऐसा सर्विसमैन भी है जिसके पास अभी भी कार नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसे सोचते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। मतलब यह बहुत छोटा छोटा चीज़ को हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ को हम लोग आवश्यकता रखते हैं। इन भौतिक मात्राओं को रूपों में उसकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा के आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए भी वर्तमान जो सूत्र होती है उसे वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। और खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, दाल, सब्जी वगैरह, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकताओं को कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने वाली प्रवृत्ति के आदि आधार पर कैलोरी आवश्यकता भी कहलाती है। और भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एक नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यानी कि गांव में ज़्यादा है और शहर में कम है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं इसीलिए उसे कैलोरी ज़्यादा आवश्यकता होती है। शहर में थोड़ा काम कम करते हैं इसीलिए कैलोरी की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ते हैं। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मैट्रिक बाइक को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसे संशोधित किया जाता है। और इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 816 रुपये प्रति माह और शहरी में 1000 रुपये प्रति माह की दर से लगाया गया है। अब देखिए था और कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, और क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यकता वस्तुओं की कीमतों में अधिक होती है। और इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 40,080 रुपये प्रति माह से कम है। तो 40,000 प्रति माह जब हम लोग को आय मिलेगा तो हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो हम लोग उससे नीचे होगा तो हम लोग नीचे रह सकते हैं। इस तरह परिवार को शहरी क्षेत्र में अपनी मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 40,000 नहीं है, यह 4,000 है, यहाँ 4,000 है, ठीक है, ये 4,000 है, 4,080 और ये हो गया 5,000, ये शहरी में और ये ग्रामीण क्षेत्र में। अगर इससे कम होगा तो उसका समस्या हो सकता है, मतलब वो जो मूलभूत आवश्यकता है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये 5,000 से भी अगर इसका कम है तो ये भी बहुत निर्धन हो सकता है। आकलन करते समय सामान्य हर 5 वर्ष पर
प्रति दर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। इस सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रति दर्श सर्वेक्षण संगठन जो होती है अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा करवाए जाते हैं। और तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे 1.9 और 2011 PPP, यानी कि इसमें दिया गया है उसका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर ये मापा जाता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखने वाले हैं और इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे। तो जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।